अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो है हम केमिस्ट्री का एक आर्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे मैं बताया कि जो है इसके बारे में थोड़ा बतलाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, केमिस्ट्री का आर्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बारे में जो है आज हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या चीज़ है। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको बताती है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट्स ऑर्बिटल्स। कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो किस तरह वो न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट्स बने हैं उनमें किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एटम बेसिकली क्या है। एटम किससे मिलके बनता है? एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हमारे पास क्या चीज़ बनती है? एटम बनता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है बच्चों, एक वक्त था कि कहा जाता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता बल्कि। ठीक है, लेकिन जो वक्त आगे आया तो पता चला भाई एटम को भी मज़ीद सब डिवाइड किया जा सकता है। किस किस में? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ठीक है, फिर आगे वक्त आया लगभग 1969 1979, इस दौरान पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी मज़ीद सब डिवाइड किया जा सकता है, जिसको क्वार्क्स कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं। सो क्वार्क्स इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स राइट नाउ। ठीक है, अभी रिसर्च जारी है, क्या पता क्वार्क्स को भी मज़ीद सब डिवाइड किया जा सकता हो। ठीक है, अब ज़रा एक एटम का एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं ताकि आपको कुछ समझ लगे कि किस तरह एटम का स्ट्रक्चर होता है। कि ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है? प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस की जैसे ये ऑर्बिट्स बने, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड दिस वन इज़ फोर ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट्स बने। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको यही बताती है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट्स ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट्स हैं उनमें। ठीक है, बेसिकली आपको यही चीज़ बताती है। सो क्या बताती है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इन ऑर्बिटल्स। इनको ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, इनको शेल्स भी कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, और इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, और जो कोई चीज़ समझ ना लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए शेल्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में? शेल्स के बारे में, कि शेल्स क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए सब शेल्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में बच्चों? सब शेल्स के बारे में। शेल्स बेसिकली जो मैंने अभी आपको बतलाया कि एनर्जी लेवल्स ही होते हैं जिनके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो आपके पास शेल होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेम न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन मौजूद हैं और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट शेल हो गया, ये आपके पास सेकंड शेल हो गया, ये आपके पास थर्ड शेल हो गया, ये आपके पास फोर्थ शेल हो गया। इससे आगे भी हैं बट मैं आपको इनिशियल बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट शेल इसको के कहते हैं, सेकंड शेल इसको एल कहते हैं, थर्ड शेल इसको एम कहते हैं, और जबकि चौथा शेल उसको हम एन कहते हैं। दीज आर द 4 शेल्स। और आपको मालूम होना चाहिए कि बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, उसने क्या कहा कि जितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जितना वो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। ठीक है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन आर मूव फॉर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स एनर्जीज इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये जानने के लिए कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि हमने यही पढ़ा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है, बेसिकली ये आपको ये बताती है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अराउंड इट्स शेल्स।
ठीक है। तो जानते हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक जनरल फार्मूला है, दैट इज़ 2 इंटू एन का स्क्वायर। ये आपके पास एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। क्या है? जनरल फार्मूला। तो फर्स्ट शेल के लिए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। सेकंड के लिए एन की वैल्यू क्या है? 2। एन फॉर एन का मतलब क्या है कि फर्स्ट शेल, एन का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्बिट आया तो सेकंड शेल, थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल आया तो थर्ड, एन की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। और फोर्थ के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे फार्मूला पुट करो। हमें जानना है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू एन क्या है? 1 फर्स्ट शेल के लिए, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें मालूम हुआ कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसी तरह आइए अगले की तरफ चलते हैं, सेकंड शेल की तरफ। यही फार्मूला 2 इंटू एन का स्क्वायर, तो 2 सेकंड शेल है तो 2 आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या होगी? 2, और साथ इसका स्क्वायर। 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4, और 4 2 ज़र क्या होता है? 8। तो हमें मालूम हुआ कि फर्स्ट शेल जिसको हम के शेल कहते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। सेकंड शेल एल जिसको हम सेकंड शेल कहते हैं, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं बच्चों? 8। अब थर्ड पे आ जाओ कि 2 इंटू एन की पावर 3, ठीक है, एन का बल्कि स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एन की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 9, तो 9 2 ज़र 18। तो हमें मालूम हुआ बच्चों कि थर्ड शेल जिसको एम शेल कहते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ लग रही है? अब आ जाओ अपने चौथे और लास्ट शेल जो हमने पढ़ना है, एन, के एल एम एन। तो एन में देखो इसके लिए क्या होगी? 2 इंटू एन का स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है बच्चों? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 16, और 16 2 ज़र 18, 16 2 ज़र 32 बच्चों। तो हमें मालूम हुआ कि फर्स्ट शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम पढ़ेंगे, भी आगे करेंगे भी कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लगे। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में कितने डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। और एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? वो कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मैंने आपको यूँ बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब रिवॉल्व करेगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? कम होगी। जितना वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर रिवॉल्व करेगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के शेल में मूव करेंगे उनकी एनर्जी कम होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में मूव करेंगे उनकी एनर्जी के से ज़्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में रिवॉल्व करेंगे उनकी एनर्जी के और एल दोनों से ज़्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एन शेल में रिवॉल्व करेंगे उनकी एनर्जी के से भी ज़्यादा होगी, एल से भी ज़्यादा होगी, एम से भी ज़्यादा होगी। और क्यों होगी? क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्या है? दूर है, ठीक है। जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाता जाएगा उसके पास क्या होगा? एनर्जी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि के एन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद एम शेल आ गया, एम शेल की एनर्जी एल से ज़्यादा है, और एल की एनर्जी के से ज़्यादा है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? कुछ किन इलेक्ट्रॉन्स की होगी जो एन शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद किन इलेक्ट्रॉन्स की होगी जो एम शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद कौन से इलेक्ट्रॉन्स की होगी जो एल शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद कौन से इलेक्ट्रॉन्स की होगी जो के शेल में हमारे पास क्या कर रहे हैं बच्चों? रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तो हमने जाना शेल्स के बारे में। अब एक और चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है, वो है हमारे पास सब शेल। बच्चों इन शेल्स को भी डिवाइड किया गया है सब शेल में, ठीक है। और सब शेल आपके पास 4 तरह के होते हैं। मैं इसको रेस करता हूँ, आपको मैं बेसिक फार्मूला बता देता हूँ। क्या है आपको? 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। बच्चों को चीज़ समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। सब शेल। अब शेल्स को भी सब डिवाइड किया गया है जिनको हम सब शेल्स कहते हैं। ये भी बेसिकली क्या है? शेल्स की सब डिवीजन है जिनको हम सब शेल्स कहते हैं। और सब शेल 4 हैं आपके पास, S, P, D एंड
F। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस शेल में कितने सब शेल आएंगे? वो डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? n की वैल्यू पर। अब चूँकि k हमारे पास शेल है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। तो इसमें हमारे पास पहला शेल आ जाएगा, सब शेल, जो कि हमारे पास क्या है? S। मैंने क्या कहा? सब शेल डिपेंड करते हैं कि एक शेल में कितने सब शेल आएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। अब सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। तो इसमें s और p दोनों आ जाएंगे, ठीक है। s एंड p दोनों सब शेल किस में आ गए? l में आ गए। अब थर्ड शेल m है, m के लिए n की वैल्यू क्या है? 3। तो s p एंड d तीनों आ जाएंगे हमारे पास, तीनों सब शेल किस में आ जाएंगे? m में आ जाएंगे, s p एंड d। ठीक हो गया। अब आपके पास लास्ट शेल है n। n के लिए n की वैल्यू क्या है? 4। तो इसमें 1 2 3 4 चारों सब शेल आ जाएंगे बच्चों। तो क्या हो गया? n s p d एंड f। तो ये थी हमारी सब डिवीजन ऑफ सब शेल्स, ठीक है। k में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? k में कितने सब शेल हैं? 1, जो कि s है। l में कितने सब शेल हैं? 2, s और p। m में कितने सब शेल हैं? 3, s p एंड d। और n में कितने सब शेल हैं? s p d एंड f, 4 सब शेल हैं। अब ये जानने के लिए बच्चों कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो भी लिख लेते हैं। बच्चों s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। कितने बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। p सब शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स सब आ सकते हैं। ठीक हो गया। d में आपके पास आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपके पास f सब शेल है बच्चों, इसमें आपके पास आ सकते हैं 10 एंड 18 20 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास तकरीबन आ सकते हैं। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। बल्कि p में आपके पास 6 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 6। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है? हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। पहले हमने शेल्स के बारे में देखा, शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर हम देख रहे हैं सब शेल में कि सब शेल में बच्चों किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। p में कितने आ सकते हैं? 6। d में कितने आ सकते हैं? 10। एंड f में कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये थे हमारे पास सब शेल्स, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए कि शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम आ सकते हैं, उसके बाद हमारे पास सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चों? 2, ठीक है। p में कितने आ सकते हैं, यानी कि l में कितने आ सकते हैं आपके पास? l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चों? 8। उसके बाद आपके पास m शेल में कितने आ सकते हैं? 18। एंड n शेल में कितने आ सकते हैं आपके पास? 32, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद हमने जब इसको सब शेल में डिवाइड किया, और एक शेल में कितने सब शेल आएंगे, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। कि फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के लिए की वैल्यू क्या है? 1। तो पहला शेल हमारे पास, इसमें एक सब शेल है। एल शेल के लिए n की वैल्यू क्या है? 2। इसमें 1 और 2 दो सब शेल आ गए। m के लिए n की वैल्यू क्या है? 3। इसमें 3 सब शेल आ गए, 1 2 3, s p एंड d। n के लिए n की वैल्यू क्या है? 4। तो इसमें चारों सब शेल आ गए, s p d एंड f। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। आइए अब कुछ करते हैं, एक दो एग्जांपल्स, ताकि हमें अच्छे तरीके से इस बात की समझ लगे। मैं इसको रिमूव करता हूँ। और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे, उतनी उनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों? कम होगी। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, उतनी एनर्जी उसकी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। आइए एक दो एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स सपोज कार्बन की करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। 6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर। और इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपके पास एक जनरल फॉर्म है, वो आपके पास ये होती है NL × X। इससे क्या मुराद है? L की पावर X। N से क्या मुराद? शेल।
L से क्या मुराद, सब शेल, X से क्या मुराद आपका, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि N से क्या मुराद आपके पास शेल, L से क्या मुराद आपके पास सब शेल, और X से क्या मुराद आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो ज़रा। अच्छा, फर्स्ट शेल हो गया, सब शेल, फर्स्ट शेल में कितने सब शेल हैं, एक S, तो S आ गया, और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो 2 हो गया। ठीक हो गया। ये मैं कार्बन 6 की कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद आपने कॉमा डालना है, ठीक है। उसके बाद आ दो सेकंड शेल में 2, सेकंड शेल में कितने सब शेल आते हैं, S और P, पहले S आता है तो पहले S लिखो, 2S, ठीक है। और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो 2S की पावर 2, फिर कॉमा, फिर दोबारा सेकंड शेल 2, अब S हमारे पास हो गया तो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, P, तो P आ गया, ठीक है। और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, लेकिन हमें कितने चाहिए, 2 ही और चाहिए, क्योंकि 2 2 4 और 2 हमारे पास कार्बन के रह गए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2P 2। तो क्या देखो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। अब इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं, लेट्स सपोज फ्लोरीन की करते हैं। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, 9, वही जनरल फॉर्म NLX। फर्स्ट शेल में कितने सब शेल हैं, एक, जो कि S है, और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो 2 हो गया। ठीक हो गया, कामा। सेकंड शेल 2, और सेकंड शेल में पहले कौन सा सब शेल आया है, S वाला, तो S, ठीक है। और S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, कॉमा। अब फिर दोबारा सेकंड शेल, और सेकंड शेल का दूसरा सब शेल कौन सा है, P, और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, जबकि हमें कितने चाहिए, 5, क्योंकि 2 और 2 4, और 4 9 में से 4 निकालो पीछे कितना रहता है बच्चों, 5, तो 5 हमारे बाकी रह गए जो हमने यहाँ पे लिख लिया। देखो जितने इसकी टोटल लिमिट है ना, उस लिमिट से कम हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज के P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो हम 6 तो कर सकते हैं, 6 से कम भी कर सकते हैं, बट 6 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपके पास फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, और उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आइए अब एक चलते हैं क्लोरीन की तरफ चलते हैं। उसका एटॉमिक नंबर 17 है मेरा ख्याल है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17, क्या है बच्चों, 17। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए कि पहला फर्स्ट शेल N, फर्स्ट शेल में कितने सब शेल हैं, एक, और फर्स्ट सब शेल S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, कामा। सेकंड शेल, और सेकंड शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल में पहले कौन सा सब शेल आ रहा है, S वाला, तो S आ गया, और S के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, कामा। फिर सेकंड शेल, और सेकंड शेल का सेकंड सब शेल क्या है, P, और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आ सकते हैं, 6, अब 6 लिख लो, ठीक है। 6 to 10, 6 to 8, 8 to 10, 10 हमारे पास हो गया, पीछे 7 रह गए, उन 7 को भी लिखो। अब हमारे पास थर्ड शेल आ रहा है, थर्ड शेल में पहले कौन सा सब शेल आ रहा है, S, तो S आ गया, और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, ठीक हो गया, 12 हो गए। एंड थर्ड शेल, और थर्ड शेल का सेकंड सब शेल क्या है, P, और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, बट हमें कितने चाहिए, 5, क्योंकि हमारे एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 2 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, और 12 + 5 17। तो यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 5। तो ये थे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप इसकी डायग्राम बनाना चाहते हो, इसको लेबल भी करना चाहते हो, तो आप लेबल भी कर सकते हो। कैसे, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, एक चलो इधर आ गया, मैं इसको ब्लू से करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लगे, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है। और सेकंड शेल आ गया ये, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, 2 और 2, 2 और 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब थर्ड में जाओ, थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 और 5 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह इलेक्ट्रॉन्स के कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
सो बच्चों यही था आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप जो पहले 18 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर जो भी हैं 1 से लेकर 18 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, इन सब के जो है आपने एग्जांपल्स करें, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, कहाँ से लेकर कहाँ तक, हाइड्रोजन से लेकर क्लोरीन और आगे 18 जहाँ तक जो है 18 एटॉमिक नंबर आ रहे हैं वहाँ तक आपने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ लगे तो आई एम हियर टू सर्व यू। तो किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये मैंने जितनी कोशिश की आसान तरीके से समझा सकूँ। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते क्यों करते हो, ताकि आप जान सको, डिस्क्राइब कर सको किस तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अराउंड इट्स ऑर्बिट। उसके बाद आपको शेल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, सब शेल के बारे में पता होना चाहिए। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, एल शेल में कितने आ सकते हैं, ठीक है, एम शेल में कितने आ सकते हैं, एन शेल में कितने आ सकते हैं, ठीक है, ये 4 शेल्स हैं। अब इन शेल्स में सब शेल भी हैं और सब शेल डिपेंड करते हैं एन की वैल्यू पर। फर्स्ट शेल के लिए एन की वैल्यू क्या है 1, तो इसमें एक सब शेल आएगा जो कि एस है। सेकंड शेल के लिए एन की वैल्यू क्या है 2, तो इसमें 2 सब शेल आएंगे एस और पी। थर्ड शेल के लिए एन की वैल्यू क्या है 3, तो इसमें 3 सब शेल आएंगे 1 2 3 एस पी एंड डी। चौथे शेल के लिए एन की वैल्यू क्या है 4, तो उसमें चारों सब शेल आएंगे एस पी डी एंड एफ। तो ये हो गया। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आपको आसानी हो। तो आपको पता होना चाहिए एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 2, पी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 6, डी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 10, और एफ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 14। सो दिस इज़ आवर हार्ड कॉन्सेप्ट। अगर आपको किसी किस्म में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको ना समझ लगी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको इंशाल्लाह बजाते खुद ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अब जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।